हेलो सिक्स सेमेस्टर्स। आज जो टॉपिक करने वाला हूँ बेसिकली फॉर सिक्स सेमेस्टर्स ऑनर्स एंड जनरल के लिए अकाउंट्स का एक टॉपिक है जो हम लोग कवर करेंगे। इसके लिए हम लोगों का बहुत सारा वीडियोस जाएगा। एटलीस्ट मेरा एस्टिमेशन है 15 वीडियो वी आर एक्सपेक्टिंग एक क्लास का। तो वो टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। दो फंडामेंटल चीज़ बोलना चाहता हूँ शुरू करने से पहले। ये चैप्टर के लिए नाम अभी तक नहीं बोला है। ये चैप्टर करने के लिए आपका पहला काम होगा, जो मैं पीडीएफ में नोट्स भेजूंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रॉब्लम्स होगा, इलस्ट्रेशंस होगा, उसको पहले खाता में कॉपी कीजिएगा। उसके बाद सॉल्यूशन आप वीडियो से चेक कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसका एक पार्ट आप ऑलरेडी करके आए हैं। कहाँ पर आया था? सेमेस्टर 5 में। सेमेस्टर 5 में आप प्रोबेबली एक टॉपिक का नाम सुने थे, अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन, क्लास में हुआ था और टाइम ना कारण वजह से आइदर नहीं हुआ, मुझे पता नहीं है अभी। तो अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन एक सब टॉपिक हुआ करता था। ये अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है जानते हो? बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू एक्सरसाइज द कंट्रोल। मतलब बिजनेस में सिर्फ बिजनेस खुद बिजनेस करता है ये बात सही नहीं है, वो दूसरे को भी कंट्रोल करना चाहता है टू सिक्योर हिज फ्यूचर। कंपनी अपने आप का फ्यूचर कंट्रोल करने के लिए वो दूसरे को कंट्रोल सिक्योर करने के लिए दूसरे को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है। तो स्टार्ट करता हूं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी से। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है? दो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बहुत सारे हैं लेकिन हम लोगों में सिलेबस में कवर करने के लिए दो स्ट्रैटेजीज है। एक टू एक्वायर all the assets and liabilities अच्छा, क्या कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है जिसके लिए और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्यों जरूरत है? टू कंट्रोल। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। बिजनेस का एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए कॉर्पोरेट कंट्रोल, टू कंट्रोल, जिसके लिए बिजनेस कुछ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? टू एक्वायर द ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द अनदर कंपनी। मतलब अनदर कंपनी क्या हो जाएगा? उसका जितना एसेट एंड लायबिलिटी है सब मैं खरीद लूंगा। मतलब सर उस कंपनी तो बर्बाद हो जाएगा। यस, बर्बाद नहीं होगा, मैं उसको शेयर देके उसका एसेट लायबिलिटी खरीदूंगा। मतलब वो जो कंपनी है उसको क्या करेंगे? लिक्विडेट करेंगे, वो लिक्विडेशन में चला जाएगा। टू एक्वायर ऑल द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ अनदर कंपनी। तो यहां पर दो पार्ट हो जाता है। एक कंपनी क्या सेल करता है, दैट इज सेलिंग कंपनी, और दूसरा होता है परचेजिंग कंपनी, जो कंपनी खरीदता है। यह स्ट्रैटेजी का नाम है, आप लोग जानते हैं, एब्जॉर्प्शन, अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन। अमालगमेशन का दूसरा भी मीनिंग होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन ही जान लीजिए, दैट इज द स्ट्रैटेजी। मतलब अगर मुझे कॉर्पोरेट वाइज किसी को कंट्रोल करना है तो एक काम करो, उसको पूरा खरीद लो। टू एक्वायर द ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द अनदर कंपनी। सोच के देखिए, ये स्ट्रैटेजी कॉस्टली है। क्यों सर? सब एसेट एंड लायबिलिटी खरीदने के लिए तो मतलब नेट एसेट को मैं पूरा खरीद रहा हूं कंट्रोल करने के लिए। नेट एसेट क्यों? एसेट माइनस लायबिलिटी क्या होता है? नेट एसेट ही तो होता है। गुडविल में मैंने भी तो सिखाया था आपको। तो नेट एसेट का दूसरा नाम क्या है? नेट वर्थ।
मतलब क्या होता है नेट इक्विटी, दैट इज इक्विटी प्लस प्रॉफिट सब मिला के। तो हम लोगों ने एक्वायर करने के लिए, पूरा एक्वायर करने के लिए हम लोगों ने सब एसेट एंड लायबिलिटी को एक्वायर कर लिया। किससे एक्वायर किया? परचेजिंग कंपनी को। किसने एक्वायर किया? सेलिंग कंपनी। बदले में क्या दिया? परचेस कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। ये पूरा स्ट्रेटेजी का नाम है अमालगमेशन अब्जॉर्प्शन। और एक भी तरीका है टू क्या तरीका है? टू एक्वायर मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स। क्या कर रहे हैं? मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स। बिजनेस कंट्रोल करने के लिए क्या सब एसेट और लायबिलिटी का जरूरत है ना? वोटिंग राइट को खरीद लेते हैं। वोटिंग राइट मतलब अगर मेरे पास 51% से ज्यादा मेरा शेयर्स रहता है तो मैं आराम से उसको बोर्ड्स का बोर्ड कंट्रोल कर सकता हूं। बोर्ड कंट्रोल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल, मतलब डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। टू एक्वायर द मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स मतलब एक्वायर at least 50% of equity shares of the company, other company। तो इंस्टेड ऑफ परचेसिंग शेयर्स एसेट एंड लायबिलिटी जो थोड़ा कॉस्टली भी है, मैं क्या कर सकता हूं? मैं पूरा क्यों उसका एसेट को खरीदूंगा? मैं उसका 50% से ज्यादा वोटिंग पावर मतलब नेटवर्क यहां पर था बेसिकली 100% नेटवर्क में परचेस करता हूं। यहां पर मुझे अगर कंट्रोल ही करना है, क्यों 100% खरीदूंगा? मैं 50% से ज्यादा उसका कंट्रोल एक्वायर करूंगा। तो 50% से ज्यादा मतलब एटलीस्ट 51%, सॉरी। तो अगर 51% शेयर उसका है तो उसका बोर्ड में मेरा राज चलेगा। अगर बोर्ड में मेरा राज चलेगा मतलब कंट्रोल मेरे पास ही है। तो यहां पर जो बंदा ये काम करता है उसका नाम है होल्डिंग कंपनी। और जो ये जिससे शेयर से वो खरीदता है दैट इज कॉल्ड सब्सिडियरी कंपनी। क्लियर? जो खरीदता है वो है होल्डिंग कंपनी, वो जो होल्ड करता है मतलब इसका और एक भी नाम है पिताजी, पेरेंट, और इसका नाम है बच्चा, चाइल्ड, सब्सिडियरी। तो ये है पिताजी और ये है इसका बच्चा, चाइल्ड। एक भी बच्चा हो सकता है, एक से ज्यादा बच्चा हो सकता है, लेकिन ये बच्चा थोड़ा मैच्योर बच्चा है, मतलब खुद का खुद पैसा कमा सकता है, लेकिन है अंडर पापा के अंडर में ही। तो पापा का नाम है पेरेंट्स, बच्चे का नाम है चाइल्ड। पापा का नाम है होल्डिंग कंपनी, बच्चे का नाम है सब्सिडियरी कंपनी। तो ये दो कंपनी है, मतलब अल्टीमेटली पापा ही कंट्रोल कर रहा है बच्चे को, दैट इज होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। इसके लिए 100% नेटवर्थ खरीदने का जरूरत नहीं है जो अमालगमेशन में होता है। मतलब कंपनी का जो नेटवर्थ है पूरा खरीद लिया, बहुत सारा पैसा जाएगा। और यहां पर अगर नेटवर्थ मान लीजिए 16 लाख का है, इस सिस्टम में जाएंगे तो एटलीस्ट 16 लाख तो आपको देना ही पड़ेगा परचेस कंसिडरेशन में। लेकिन यहां पर मैं सिर्फ शेयर खरीद रहा हूं, किससे? नेचुरली कंपनी को हाथ नहीं लगाऊंगा। यहां पर कंपनी को इधर उधर हो जाता है, कंपनी में भौचाल आ जाता है, लिक्विडेशन होता है। लेकिन यहां पर मैं बोलूंगा ना ना ना, मैं सिर्फ शेयर खरीद लूंगा बस। कितना शेयर? जैसे ही मेरा 51%, मतलब मैं 51 लाख अगर शेयर कैपिटल एक्वायर कर सकता हूं तो मैं बोलूंगा मेरे पास उस कंपनी का बोर्ड में कंट्रोल है। और बोर्ड में कंट्रोल मतलब उसके जिंदगी में कंट्रोल, कंपनी के ऊपर कंट्रोल। तो ठीक है, होल्डिंग
that is acquisition of shares. इसका और एक भी नाम है स्टॉक एक्विजिशन। मतलब मैं बिजनेस, यहां पर इसका एक्चुअली नाम था बिजनेस एक्विजिशन। मैं बिजनेस नहीं खरीदूंगा, बिजनेस खरीदना है तो पूरा ही खरीदना पड़ेगा, ज्यादा पैसा लगेगा। मैं पूरा मेन चीज को उठा लेता हूं, दैट इज स्टॉक एक्विजिशन को हाथ लगाता हूं। ओके, होल्डिंग दैट इज एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। मैं सिर्फ शेयर खरीद लूंगा, ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर मेरे पास आएगा, तो फिर अब बिजनेस ही मेरे अंडर में, बिकॉज 51% जिसके हाथ में है वही तो मेजोरिटी है, वही तो डिसाइड करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, होल्डिंग कंपनी मतलब जो इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टर, और जिसका कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है दैट इज सब्सिडियरी कंपनी। इसको हम लोग शॉर्ट में एच लिमिटेड बोलते हैं, इसको शॉर्ट में हम एच लिमिटेड, एस लिमिटेड। एस लिमिटेड क्या है? whose shares are purchased। और ये क्या है? who purchased the shares। मतलब जो परचेस करता है who purchase the shares। डन। तो ये था कंट्रोलिंग स्ट्रैटेजी, ऑन दैट बेसिस हम लोग करेंगे। ओके, इसके ऊपर चर्चा हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज ये सेमेस्टर 5 में हुआ था। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। अकाउंटिंग बोल रहा है भाई यहां पर सबसे कम झमेला अकाउंटिंग का। क्यों? यहां पर हम लोगों को कुछ करना ही नहीं पड़ता है, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक जर्नल देते हैं। लेकिन यहां पर सर 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है सिर्फ यहां से। तो सबको लग रहा है सर एकदम झमेला नहीं है, तो सबसे आराम से ये है। लेकिन बात आ जाता है दूसरा प्रोविजन हम लोगों को कंपल्शन करता है। देखते हैं क्या होता है। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। दिमाग ठंडा रखो, पहला काम है मुझे कंट्रोल करना। तो कंट्रोल करना का कॉर्पोरेट का काम है, तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या होगा? आइदर अमालगमेशन अब्जॉर्प्शन और एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी का ठीक कंट्रोलिंग शेयर खरीद लेगा। जो कंपनी खरीदता है होल्डिंग कंपनी, और जिसका शेयर खरीदता है उसको नाम है सब्सिडियरी कंपनी। और ये दोनों को एक साथ बोला जाता है, मतलब H प्लस S का एक साथ नाम है बंधु ग्रुप। क्या नाम है? बंधु ग्रुप। H प्लस S दोनों मिलके हम लोग हो जाते हैं ग्रुप। तो हम लोगों का शक्ति भी बहुत हो चुका है। कंपनी से बोल रहा है भाई आप तो बार बार बोल रहे हैं आपका ग्रुप है ग्रुप है ग्रुप है, तो थोड़ा ग्रुप का भी खेला दिखाइए। आप क्यों आपका अकेले जिंदगी में फिनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट लायबिलिटी अर्निंग दिखाएंगे, व्हाई नॉट कंबाइंड अर्निंग दिखाएंगे? इज इट मतलब क्या सर मुझे मेरा डेटा डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ कंबाइंड डिस्क्लोज कर देंगे तो मजा आ जाएगा सर? एच भी खुद का कुछ नहीं करेगा, एस बिकॉज दोनों ही कंपनी है। और यहां पर क्या एस लिमिटेड लिक्विडेट हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन यहां पर नहीं, एस लिमिटेड रहेगा, एच लिमिटेड भी रहेगा, दोनों दोनों की तरह फंक्शन करेगा। कोई किसी में काम में दखलंदाजी नहीं करेगा। इवन एच का कंट्रोल रहेगा, लेकिन डे टू डे बिजनेस एस ही चलाएगा। इवन कंट्रोल उसका है। तो एच तो बोलेगा ये मेरा ग्रुप कंपनी है, तो क्या सिर्फ एच का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएगा? कंपनी एक्ट बोल रहा है भाई आप तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ग्रुप हुआ ग्रुप हुआ ग्रुप हुआ, तो ग्रुप हुआ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाइए। मतलब पहले एच, खेला तो एच ने किया है, एच तो छोटा सा बच्चा है, वो तो क्या करेगा,
पहले एज खुद का दिखाता था, चिल्ला रहा था, मेरा ग्रुप है, मेरा ग्रुप है, भाई है, भाई है। तो चलो भाई को भी नहीं छोड़ा, बोला है अब भाई का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो। उसने बोला इसमें क्या स्पेशलिटी है, मेरा भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, भाई का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, बैलेंस शीट। चलो तीनों इनकम स्टेटमेंट, मेरा इनकम स्टेटमेंट स्टेपल किया, उसका इनकम स्टेटमेंट स्टेपल किया, दोनों इनकम स्टेटमेंट शेयर होल्डर को दे दिया। वो बोलेगा कितना छोटा सा बच्चा है, क्या क्या समझ लेता है अपने अपने मन में। इतना बुद्धि तो मेरे दिमाग में भी है, दोनों का स्टेटमेंट पिन कर दो, बाइंडर क्लिप लगा दो, तो सो दोनों का स्टेटमेंट एक साथ हो गया, उसमें का स्पेशलिटी है। मैं बोल रहा हूं ना ना ना, मुझे इंडिविजुअल बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो तो लगेगा ही, उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। मुझे ग्रुप बैलेंस शीट लगेगा, ग्रुप इनकम स्टेटमेंट लगेगा, ग्रुप कैश फ्लो स्टेटमेंट लगेगा। मतलब वो क्या स्पेशल होता है? यस, आप अभी तक 5 का डेट तक आप जो सीखे हैं, दैट इज अ स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, स्टैंड अलोन पीएल, स्टैंड अलोन कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप एचएस में सीखे होंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बाद में कराऊंगा मैं। तो आपको 3 चीज प्रेजेंट करना पड़ेगा। स्टैंड अलोन तो करेंगे, उसमें कोई ना नहीं है, हाँ नहीं है, उसके साथ आपको कंसोलिडेटेड देना पड़ेगा, ग्रुप का देना पड़ेगा। मतलब ग्रुप का जब बैलेंस शीट देंगे, उसको जो इंग्लिश में बोलेंगे ग्रुप बैलेंस शीट, ना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ग्रुप इनकम स्टेटमेंट, ना कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ग्रुप कैश फ्लो स्टेटमेंट, ना कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। वाह, कुछ स्पेशल कुछ है? यस, स्टैंड अलोन तो जो है वो तो देना ही पड़ेगा इन एडिशन टू स्टैंड अलोन। मतलब एज का, इसका अकेला अकेला तो जाएगा, ये छोड़ के एज को क्या करना पड़ेगा, ये काम एज को ही करना पड़ेगा, बिकॉज एज तो दादा है, भाई है। तो एज अगर भाई है तो एज को ही दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाएगा एज? बोलेगा भाई मैं, मेरा ग्रुप में कौन कौन है, उसका टोटल प्रॉपर्टी, टोटल लायबिलिटी कितना है, मैं दिखाऊंगा। मैं जानता हूं पीछे से बहुत स्टूडेंट बैठा है, वो सोच रहा है सर तो कोई बात ही नहीं है, जो पिन करने वाले थे, बिकॉज 2 इनकम स्टेटमेंट स्टेपल करके एक ये एक स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट, सर 2 स्टेटमेंट। अच्छा पेज दे तो दे ना, दे एक सेकंड दे। सर ये एक स्टेटमेंट है एच का, एक स्टेटमेंट है एस का। चलिए सर स्टेपल कर देते, कट हो गया। 2 इनकम स्टेटमेंट, गधो को नो चांस, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इतना तो उसके दिमाग में भी था, नहीं होगा, कुछ दूसरा कुछ करना पड़ेगा, वो आपको देखना होगा। क्या करना पड़ेगा वो आपको समझना पड़ेगा। चलिए, तो ये क्या होता है सर कंसोलिडेटेड, वो हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कौन ये फोर्स करता है हम लोगों के, कौन ये महामानव है, कौन ये भगवान है, ऊपर वाला है, अल्लाह है, जो हम लोगों को बोलता है बेटा तुमको करके दिखाना पड़ेगा। ये भाईगिरी बोलने से नहीं होगा, भाई का एसेट दिखाओ, सिर्फ तुम्हारा एसेट देखने से नहीं होगा, प्लस भाई का भी एसेट आप डिस्क्लोज करो। भाई मतलब ग्रुप हुआ। तो देखते हैं कौन ये डिसाइड करता है। कंपनीज एक्ट में बोल के एक चीज होता है जो कुणाल सर आप लोगों को पढ़ाया होंगे सेमेस्टर 2 में। तो लिखते हैं अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है, जो हम लोगों को भाई फोर्स करता है, नहीं तो हम लोग नहीं करते। कंपनी हैविंग at least one subsidiary shall prepare
क्या प्रिपेयर करेगा? कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट। बच गया, स्टैंड अलोन नहीं देना पड़ेगा। एक तो कंसोलिडेट तो भाई का तो दे ही दिया, भाई का ग्रुप का दे रहे हो प्लस भाई का खुद को देना पड़ेगा। और ये दोनों काम कौन करेगा जानते हो? भाई मतलब पेरेंट्स। Company having at least one subsidiary shall prepare consolidated financial statement along with standalone financial statement। मतलब खुद का तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। तो सर एक कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है? कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली 3 स्टेटमेंट को माना जाएगा। एक consolidated statement of PL, consolidated balance sheet, consolidated cash flow statement। बाप रे, अभी तक आप लोगों ने जो किए थे स्टैंड अलोन, अब आप लोग एसबी सर जो फिफ्थ सेमेस्टर में कराए थे स्टैंड अलोन पीएल कराए थे, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट कराए थे। अब हम लोग सीखेंगे कंसोलिडेटेड पीएल कैसे होगा, बैलेंस शीट कैसे होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे होगा। एक प्यारा सा एक इंफॉर्मेशन देता हूं जिससे आपका मन शांति से भर जाएगा। आपके सिलेबस में ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब आपको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी नहीं सीखना है, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी नहीं सीखना है। वो सीए फाइनल लेवल में है, इवन मास्टर्स डिग्री में भी नहीं है, एमकॉम में भी नहीं है। तो आपके सिलेबस में क्या है? सिर्फ एक लौता कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो आपको सीखना पड़ेगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनता है। मतलब क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा? यस, अगर आपका सब्सिडियरी हो। किसको बनाना पड़ेगा? जो मुझको होल्ड करता है, मेरा पिताजी को, पेरेंट्स, भाई को। कौन सा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा? तीनों ना, सिर्फ एक। सिलेबस बोलता है एक, लेकिन प्रैक्टिकली तीनों ही आपको करना पड़ता है। आप लोग जब प्रोजेक्ट के लिए moneycontrol.com से डेटा कलेक्ट कर रहे थे, आपको याद है मैंने एक चीज बताया था क्लास में, आपको स्टैंड अलोन में भी मिलेगा, आपको कंसोलिडेट फिगर भी मिलेगा। आप लोग कंसोलिडेट फिगर भी ले सकते हैं, स्टैंड अलोन फिगर भी ले सकते हैं। तो कंसोलिडेटेड फिगर मतलब आईटीसी का, कंसोलिडेट फिगर मतलब आईटीसी का जितना सब्सिडियरी है, एटलीस्ट 150-200 सब्सिडियरी होगा, सब बैलेंस शीट कंबाइन करके वो कंसोलिडेटेड फिगर है। और स्टैंड अलोन मतलब सिर्फ एंड सिर्फ आईटीसी की कंपनी का बैलेंस शीट, वहां पर किसी का सब्सिडियरी हाथ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, सो दैट इज द सिचुएशन। हम लोग क्या 100 सब्सिडियरी पढ़ेंगे? यहां पर भी यूनिवर्सिटी आपको प्यार से बोला है, बेटे लोग आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ 1 सब्सिडियरी पढ़ेंगे। यस, तो 1 सब्सिडियरी कितना रिस्ट्रिक्ट हो गया देखो। एटलीस्ट में हम लोग सिर्फ 1 सब्सिडियरी देखेंगे, एक से ज्यादा सब्सिडियरी नहीं देखेंगे। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा करेंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट करेंगे। तो यही मेरा प्यारा सा नन्हा सा चीज जो हम लोगों को करना पड़ेगा। सबसे इजी और आसान सा चीज आप लोगों के सिलेबस में रखा गया है। जितना भी कॉम में आप लोगों ने सब्जेक्ट किया है, याद रखिएगा सबसे इजी अगर कोई टॉपिक है तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जहां पर सिर्फ प्लस छोड़ के अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कुछ इंटर एडजस्टमेंट करना सीखना पड़ेगा थोड़ा, बट है बेसिकली प्लस एंड माइनस, इससे बाहर कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको।
तो आ जाते हैं इसके बाद हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सोचेंगे। देखिए इतना तक कोई प्रॉब्लम है तो बताने का जरूरत भी नहीं है। तो जैसे मैंने सीखा एक स्टेप में 1 मिनट में बोल देता हूं। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में कंट्रोल करने के लिए कॉर्पोरेट का 2 प्रकार का स्ट्रैटेजी हम लोगों को सिलेबस अनुसार है, इसके बाहर भी स्ट्रैटेजीज है बहुत सारा। एक है अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन, जहां पर हम लोग पूरा कंपनी को खरीद लेते हैं और जिसका कंपनी का शेयर कंपनी को खरीदते हैं, उसका एसेट लायबिलिटी को खरीदते हैं, उसी कंपनी को हम लोग लिक्विड कर देते हैं। दूसरा तरीका जो हम लोग 5th सेमेस्टर में पढ़े थे, दूसरा तरीका है मैं एसेट लायबिलिटी को हाथ नहीं लगाऊंगा, ना ये सब झमेला में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ उसका कंट्रोलिंग शेयर खरीद लूंगा मार्केट से। शेयर मार्केट से हो सकता है, पर्सनली हो सकता है, प्रोमोटर से खरीद सकता हूं, मतलब सेकेंडरी मार्केट से मैं खरीद लूंगा, प्राइमरी मार्केट नहीं, राइट। तो सेकेंडरी मार्केट से एसजीएमएम सिखाया था ना, सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट, तो सेकेंडरी मार्केट से मैं एक्वायर कर लूंगा। तो होल्डिंग कंपनी सब उसी का सिस्टम का नाम है बिजनेस स्टॉक एक्विजिशन। बिजनेस एक्विजिशन नहीं है, स्टॉक एक्विजिशन, शेयर एक्विजिशन। आप लोग कैजुअली बोलते हैं ना मर्जर एंड एक्विजिशन, ये पार्ट आपका मर्जर है और ये था एक्विजिशन। तो होल्डिंग, यहां पर जो 2 कंपनी उभर के आएगा, एक है होल्डिंग कंपनी, दूसरा सब्सिडियरी कंपनी। जो शेयर खरीदता है उसका नाम है होल्डिंग कंपनी एंड द कंपनी whose shares are purchased, they are basically the subsidiary company। तो है तो नॉर्मली क्या है बोला जाता है, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी मेक्स अ ग्रुप, दैट इज कॉल्ड ग्रुप कंपनी। तो यहां पर वो भी तो ठीक है, ग्रुप कंपनी बन गया, तो मेरा क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम 129 सेक्शन सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आपको पिंच करता है। बोल रहा है भाई आपका अगर एटलीस्ट 1 सब्सिडियरी, कैसे सब्सिडियरी बनेगा? अगर आप किसी कंपनी का 51% शेयर होल्ड करते हैं तो कौन सा प्रेफरेंस शेयर, ना प्रेफरेंस ले सकते हैं, 51% ऑफ इक्विटी शेयर अगर होल्ड करते हैं तो आप क्या बन जाएंगे? उसका पेरेंट और वो आपका सब्सिडियरी। अगर आपका ऐसा कोई एटलीस्ट 1 सब्सिडियरी है तो आपको तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना ही पड़ता है, जो जैसे सब देते हैं, उसके साथ आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। बाप रे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मुझे 3 स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ऑब्वियसली कंसोलिडेटेड नोट्स टू अकाउंट्स भी है। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक ही चीज को हाथ लगाएंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को, बाकी 2 सिलेबस में नहीं है। और ये करने के लिए हम लोग जो रट्टा मारेंगे इसका, AS अभिजीत सर 21, that is consolidation। AS 21 एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कंसोलिडेशन कैसे होगा, कैसे उसका काम होगा, पूरा डिटेल्स हम लोगों को सिखाएंगे। मतलब ये चौथा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ रहा है। यस, पहले हम लोग फ्रेमवर्क सीखे थे, इंडेस 1 सीखे थे, इंडेस 16 सीखे थे, इंडेस 16 सीखे थे, इंडेस 33 सीखे थे। यहां पर हम लोग इंडेस नहीं सीखेंगे, हम लोग यहां पर देसी का स्टैंडर्ड सीखेंगे, AS 21 कंसोलिडेशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। कैसे करते हैं देखेंगे। पहला 2-3 क्लास हम लोगों का बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने में जाएगा, उसके बाद हम लोग आराम से काम करेंगे। ठीक है बेटा, चलो एकदम रेडी। हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे होता है वो करने के लिए क्या पापड़ हम लोगों को बेलना पड़ेगा, वो हम लोग सब देखते हैं। क्यों आपने सर इजी बोला है? बिकॉज बिना कारण के लिए सर तो एक दाना भी किसी को नहीं देता है, तो ऑब्वियसली सर कुछ ना कुछ कारण के लिए तो करेगा ही। यस,
यहां पर भी सर कुछ कारण के लिए करा किया बोला है, बिकॉज कंसोलिडेशन इन AS21 जैसे ही आप प्रोसेस में जाएंगे, फर्स्ट वर्ड लिखा है, मेरा कुछ नहीं है, सब छापा है, बोला है लाइन बाय लाइन एडिशन। यस, दोनों बैलेंस शीट है, दोनों को ऐड कर दीजिए, बस द प्रोसेस इज ओवर। मतलब एसेट को ऐड कर दीजिए, लायबिलिटी को ऐड कर दीजिए, हो गया। अरे भाई, कंसोलिडेट का मतलब क्या है? ऐड करना। तो सिंपल ऐड कर देते हैं। मेरा प्लान 4 लाख था, सब्सिडियरी का प्लान 2 लाख था, तो ग्रुप का प्लान कितना हुआ? 6 लाख। मेरा फर्नीचर 1 लाख, ग्रुप का सब्सिडियरी का फर्नीचर 3 लाख, टोटल कितना सर? 4 लाख। मेरा कैश 5 लाख, सब्सिडियरी का 1 लाख, टोटल ग्रुप का कैश कितना? 6 लाख। पापा का और बेटा, मैंने ग्रुप बोला ना, पापा और इसका एक ही लड़का, पापा का लैंड 10 लाख, बेटे का लैंड 2 लाख, टोटल फैमिली का लैंड कितना हुआ? ग्रुप मतलब फैमिली, यस, फैमिली का लैंड कितना हुआ? 6 लाख। पापा का लोन 10 लाख, बेटे का लोन 6 लाख, कितना टोटल हुआ? 10 लाख 6 लाख, 16 लाख लोन, दैट इज फैमिली का लोन। अब आ जाते हैं procedures of consolidated बैलेंस शीट। देखेंगे आप क्या प्रोसीड्योर करेंगे। स्टेप 1 ना, इसको स्टेप में नहीं लिखेंगे, 1 2 में, क्या वहां पर बोला है हम लोग देखेंगे। स्टेप तो मेरा काम करने का तरीका होगा। पहला काम, लाइन बाय लाइन एडिशन ऑफ सिमिलर items in the items of assets and liabilities। देखिए बेटा, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जानते हैं 3 एलिमेंट होता है, क्या? एक एसेट, दूसरा लायबिलिटी प्लस इक्विटी। एम आई करेक्ट? तो बैलेंस शीट में एसेट प्लस लायबिलिटी प्लस इक्विटी रहता है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। आपने एक चीज नोटिस किया है, मैंने क्या नाम लिखा है? मैंने क्या नाम लिखा है सर? लायबिलिटी का मतलब क्या? इक्विटी भी? नेवर बेटा, मैंने लाइन टू लाइन एडिशन सिर्फ एसेट एंड लायबिलिटीज के ऊपर बोला है। मतलब पापा एंड उसका बेटे का, पापा का नाम हरिदेव, बेटे का नाम है सहोदेव, तो हरिदेव एंड सहोदेव का सिर्फ एसेट एंड लायबिलिटी को ऐड करने के लिए बोला है। मैंने इक्विटी के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो ये अगर सिचुएशन है तो हम लोग क्या करेंगे? सिमिलर आइटम, मतलब बिल्डिंग के साथ अब लैंड का ऐड मत कीजिएगा, बिल्डिंग के साथ प्लान को मत जोड़िएगा, बिल्डिंग के साथ बिल्डिंग, लैंड के साथ लैंड, गुडविल के साथ गुडविल, डेटर्स के साथ हमने कैश ऐड कर दिए। सर सब मोह माया है, सभी तो मेरा है ना। ऐड करना है तो सिमिलर आइटम ही आप ऐड करेंगे, नहीं तो अकेला ही उसको बैठना पड़ेगा। तो सिमिलर आइटम ऐड करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, आप लोगों को अच्छा लगेगा। थर्ड इलस्ट्रेशन क्या लिखता है? इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 1 में आप लोग देखिएगा, उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को कर दिया। मैं आप लोगों के लिए छोटा इलस्ट्रेशन यहां पर ही बना रहा हूं। कंपनी का नाम हरिदेव, बेटे का नाम सहोदेव, लैंड है 2 लाख और सहोदेव का 1 लाख, बिल्डिंग है 10, अच्छा फिगर इन लैक्स,
फिगर लैक्स, फिगर लैक्स, वेरी गुड, ए विल हटाइए सर। बिल्डिंग 3 lakhs, प्लांट 2 lakh 4 lakh, ओके। और थोड़ा करंट एसेट ले लेते हैं, इन्वेंट्रीज 2.5 1.5, कैश 1 2.5, गुड। क्रेडिटर्स, ये क्या था आपका एसेट्स, ये क्या है आपका लिखूंगा लायबिलिटी। क्रेडिटर्स 3 4, डेटर्स सॉरी क्रेडिटर्स के बाद लिख देते हैं प्रोविजन ना, लोन 1 लाख 2 लाख। तो ये इंडिविजुअल था, मतलब ये जो डेटा आप लोगों ने के मैंने दिया है थोड़ा आप लोग देख लीजिए, हो सकता है देखने में प्रॉब्लम है इसलिए बार बार रिपीट करता हूं। एज का लैंड 2 लाख 10 लाख, सॉरी 2 लाख लैंड, इसका 1 लाख, बिल्डिंग का 10, 3 प्लांट 2 4 लाख, इन्वेंट्रीज 2.5 1.5, कैश 1 2.5, क्रेडिटर्स 3 4 लाख, लोन 1 लाख 2 lakhs। तो ये सब को हम क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सीबीएस, याद रहेंगे। तो सीबीएस में क्या मैंने लिखा है, ऑल एसेट एंड लायबिलिटी को हम लोग लाइन बाय लाइन ऐड करके देंगे। एसेट में एक चीज को हाथ नहीं लगाएंगे और बाद में उसके ऊपर चर्चा करेंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट। और लायबिलिटी साइड में और एक आइटम होता है इक्विटी, दैट इज इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, उसको हाथ नहीं लगाएंगे। बाकी सबको लाइन टू लाइन ऐड कर देंगे। क्या 3 लाख 2 + 1, ये 13 lakhs, प्लांट 6 लाख, 4 lakhs, 3.5 lakhs, मतलब एसेट हो गया। टोटल कर दे, नहीं कर सकेंगे, सब एसेट है थोड़ी, मैंने सिर्फ चूज पिक एंड चूज किया। 7 lakhs 3 lakhs, मतलब ये इंक्लूड्स है, सब डेटा नहीं है, ये भी इंक्लूड्स है, सब डेटा नहीं है। तो दैट इज कंसोलिडेशन। अच्छा, वन तो ही बोलता है क्या, लाइन बाय लाइन एडिशन ऑफ सिमिलर आइटम्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट एंड शेयर कैपिटल, अच्छा, एंड इक्विटी। इक्विटी का मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एक्सेट्रा। तो लाइन बाय लाइन एडिशन, तो फर्स्ट स्टेप आपके लिए कंप्लीट। हम लोग सर एसेट एंड लायबिलिटी को, एसेट में इन्वेस्टमेंट छोड़ के और लायबिलिटी में इक्विटी पार्ट ऐसे ही नहीं आता है, ये सब छोड़ के बाकी सबको लाइन बाय लाइन ऐड कर देंगे। सिंपल ही सब मैंने ऐड कर दिया, आपको सिखा दिया। 2 बोलिए तो पापा उसका लड़के को, मतलब हरिदेव उसका लड़का सहोदेव को 4 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट पैसा दिया, किस बतौर उधार। तो हरिदेव के लिए वो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट, और सहोदेव के लिए वो क्या हुआ, लोन, लायबिलिटी। क्या मैं जब फैमिली का बिजनेस एक साथ मार्च करूंगा, क्या इन्वेस्टमेंट को मैं दिखाऊंगा, लोन का अमाउंट को दिखाऊंगा, मतलब ये तो खुद के साथ खुद का ट्रांजैक्शन से लोन और एसेट है, तो उसको तो रखना नहीं चाहिए। इंडिविजुअली जब बात करते हैं हरिदेव सहोदेव तो दोनों के लिए लगेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन सर जब मैं कंबाइन करके देखता हूं तब कैसे रह सकता है, खुद के कंबाइन जब करता हूं तो
फैमिली क्या फैमिली मेंबर के साथ ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली कर सकता है, लेकिन कंपनी का जब फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट दिखाएगा, क्या वो दिखा सकता है खुद के साथ खुद का ट्रांजैक्शन करके एसेट एज वेल एज लायबिलिटी एज वेल एज इक्विटी? नहीं, मतलब इंटर कॉर्पोरेट जो लोन इन्वेस्टमेंट इक्विटी है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। रहेगा तो 100%, नहीं तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी हुआ कैसे? प्रोबेबली होल्डिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट में सब्सिडियरी कंपनी का में कुछ शेयर वो खरीद के रखा है, जैसे ही ग्रुप बनाते हैं तब तो एक ही कंपनी का इन्वेस्टमेंट एक ही कंपनी का इक्विटी शेयर हो गया, तो कैसे एक साथ दो रह सकता है? तो मतलब इट्स नीड टू बी एलिमिनेटेड। तो चले देखते हैं एलिमिनेशन के बारे में AS 21 में क्या बोला है। 2 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट किसके बुक में? हरियास के बुक में, H लिमिटेड। and proportionate, अच्छा, cost of investment of H limited in S limited shall be eliminated from the proportion of equity of S limited। लाइन का मतलब समझिए। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट H लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया था S लिमिटेड में, दैट्स व्हाई H लिमिटेड पेरेंट्स हुआ। नेचुरली जैसे ही इन्वेस्ट करता है S लिमिटेड का इक्विटी में नेट एसेट के ऊपर, नेट एसेट मतलब टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी, इक्विटी में किसका अधिकार जन्म हो जाता है? H का। आई रिपीट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ H लिमिटेड, H लिमिटेड का जो इन्वेस्टमेंट है किसमें? S लिमिटेड में, शैल बी क्या होगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा फ्रॉम द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी held in S limited। उसने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? S लिमिटेड का जो इक्विटी है, इक्विटी का मतलब सर उसका जो शेयर कैपिटल है, उसका जो रिजर्व सरप्लस है, ये दोनों ऐड करने के बाद तो इक्विटी आता है। जैसे ही होल्ड करता है तो उसका राइट इक्विटी में ही आ जाता है, मतलब कंपनी का शेयर कैपिटल एंड रिजर्व में उसका राइट आ जाता है। कंपनी का शेयर कैपिटल एंड रिजर्व में राइट आने का मतलब कंपनी का नेट एसेट। इक्विटी मतलब क्या हुआ? एसेट माइनस लायबिलिटी ना। तो कोई अगर मैं बोलता हूं इक्विटी का 60% ऑफ इक्विटी होल्ड करता है, मैं आराम से बोल सकता हूं सर उसने एसेट एंड लायबिलिटी का भी 60% होल्ड करके रखा, दैट इज 60% ऑफ एसेट माइनस 60% ऑफ लायबिलिटी। तो मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूं ही उसने प्रोपोर्शनेट नेट एसेट के ऊपर भी अधिकार जमा के रखा है। तो जैसे ही H लिमिटेड इन्वेस्ट करता है उसका पैसा, वो क्या एक्वायर करता है? वो प्रोपोर्शनेट इक्विटी एक्वायर करता है, प्रोपोर्शनेट नेट एसेट को एक्वायर करता है। किसका? S लिमिटेड का। जैसे ही दोनों के भीतर ट्रांजैक्शन होता है वो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मान लेते हैं 60% एक्वायर करता है। कौन एक्वायर कर रहा है? होल्डिंग कंपनी H लिमिटेड। क्या कहां पर एक्वायर कर रहा है? S लिमिटेड। S लिमिटेड का क्या एक्वायर कर रहा है? नेट एसेट के ऊपर उसका राइट। नेट एसेट के उसका ऊपर राइट कैसे एस्टैब्लिश होता है? इक्विटी के ऊपर उसका राइट। इनडायरेक्टली इक्विटी मतलब नेट एसेट, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, तो इक्विटी इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। इसका ही दूसरा इंग्लिश नाम है नेट एसेट। तो इक्विटी मतलब रिप्रेजेंट करता है नेट एसेट। तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं 60% का इन्वेस्टमेंट का मतलब है वो 60% नेट एसेट में उसका कब्जा लगा के रखा है,
60% इक्विटी में उसका राइट एस्टेब्लिश हो चुका है। अब बोलना चाहता है मतलब एच लिमिटेड ने क्या किया, एच लिमिटेड का 60% इक्विटी खरीद लिया। अब जब ग्रुप होगा तब एच लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट, एच लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट भी दिखाएंगे और उसी कंपनी में उसका लायबिलिटी मतलब इक्विटी भी शो करेंगे। कोई मतलब हुआ? तो बेटर क्या है, उसको एलिमिनेट कर दो। मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एच लिमिटेड शैल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द प्रोपोर्शन ऑफ द इक्विटी हेल्ड इन एच लिमिटेड। सिंपल वर्ड, उस एच लिमिटेड का जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है उससे आप माइनस करो जितना एच लिमिटेड का इक्विटी एच लिमिटेड ने होल्ड करके रखा है। मतलब सर आप बोलना क्या चाहते हैं? जिस्ट मेरा यही है, इन्वेस्टमेंट से बाय एच लिमिटेड इन एच लिमिटेड, उससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड, मतलब नेट एसेट ऑफ एस लिमिटेड। क्या पूरा ही इक्विटी लिया है? ले सकता है, लेकिन बोला है प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट मतलब इक्विटी का जितना परिमाण प्रोपोर्शन उसने लिया है उसी को पहले काम करेंगे। इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड जिस डेट में एक्वायर कर रहा है उस डेट में इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड देखेंगे। उससे क्या करेंगे, उसमें देखेंगे एच का कितना प्रोपोर्शन, कितना परसेंटेज उसने एक्वायर किया है वो कैलकुलेट करेंगे। तो पहले प्रोपोर्शन करना पड़ेगा, उसके बाद इक्विटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। बस नो प्रॉब्लम। करने के बाद जो फिगर आएगा वो हम लोग माइनस कर देंगे। फाइन सर, तो ये तो इन्वेस्टमेंट का प्राइस आ जाएगा, बैलेंस शीट से मुझे पता चल जाएगा। ये प्रोपोर्शन ओबी में शेयर होल्डिंग देख के 60% 80% एबी में कैलकुलेट कर लूंगा। इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड कैसे होगा, ओबी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। चलिए वो भी हम लोग सिखा देंगे आपको कैसे निकाला जाता है। मतलब मुझे ये तीन चीज निकालना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट, प्रोपोर्शन एंड इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो ये इन्वेस्टमेंट से प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी माइनस कर देंगे तो ये फिगर आएगा। सर नेसेसरी है, ये फिगर अगर 1 लाख है तो ये फिगर भी 1 लाख होगा? नॉट एट ऑल। हो सकता है इक्विटीज था एस लिमिटेड का 100 lakhs ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, मान के चलते हैं उसने 60% एक्वायर किया तो 100 लाख का 60% मतलब कितना प्रोपोर्शन उसने एक्वायर किया? 100 लाख का 60% सर 60 लाख नेट एसेट एच ने एक्वायर किया। उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया? हो सकता है 60 लाख इन्वेस्ट किया होगा, तो 60 60 0 हो जाएगा। हो सकता है इन्वेस्टमेंट किया है 70, एक्वायर 60, तो सर ये तो 10 सरप्लस हो गया। यस सर, उल्टा भी तो हो सकता है, ये 50 और एक्वायर किया 60, मतलब कम पैसों से ज्यादा एक्वायर किया और ये ज्यादा पैसा देके कम एक्वायर किया, तो इसका नाम हो जाता है गुडविल। क्यों एडिशनल पैसा दिया? 60 लाख रुपए का एसेट आपने एक्वायर किया जिसके लिए आपने इन्वेस्ट किया 70 लाख, ये 10 लाख इतना महान आप क्यों बने? बिकॉज कंपनी का नाम है गुडविल। और ये क्या है, कंपनी का एसेट आपने एक्वायर किया 60 लाख और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 50 लाख। इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं सर तो इनडायरेक्टली मुनाफा हुआ। यस, क्या रेवेन्यू प्रॉफिट? नो सर, दैट इज कैपिटल रिजर्व। क्लियर? तो मैं क्या देखिएगा उसमें लिखा है, इफ cost of investment is more than proportion of equity held by H limited in S limited, तो difference is called equal to goodwill।
बिकॉज जितना नेट एसेट, इक्विटी मतलब नेट एसेट, जितना प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट एज लिमिटेड एक्वायर करता है, किसका, कंपनी का, एस लिमिटेड का, उससे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, 70 लाख 60 लाख। तो ये डिफरेंस ज्यादा क्यों है, गुडविल के लिए। सिमिलर वे में इफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट is less than proportion of equity held, proportion of equity held by H Limited in, किसका इक्विटी में H Limited होल्ड कर रहा है, वो तो शेयर परचेस कर रहा है। शेयर परचेस करने के मतलब किसका शेयर खरीद रहा है, एस लिमिटेड का। एस लिमिटेड का शेयर खरीदने का मतलब एस लिमिटेड का नेट एसेट के ऊपर उसका राइट जन्म हो गया। जैसे ही राइट आता है, कितना प्रोपोर्शनेट राइट आता है, वो जो प्रोपोर्शनेट ऑफ राइट आता है, मतलब एस लिमिटेड का नेटवर्थ, नेट एसेट के ऊपर जो उसका राइट है, वो अगर ज्यादा हो जाता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, क्यों, मतलब इन्वेस्टमेंट किया है 50 लाख और जो एसेट के ऊपर उसका राइट जन्मा है 100 लाख के ऊपर 60%, 60 लाख, तो एसेट ज्यादा राइट जन्म, आपने ज्यादा एसेट आपने इन्वेस्ट कम किया है और आपको एसेट ज्यादा मिला है, मतलब इनडायरेक्टली द डिफरेंस इज प्रॉफिट। और कौन सा प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, दैट इज कैपिटल रिजर्व। और वहां पर क्या था, आप इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, आपको एसेट ज्यादा मिल रहा है। यस, प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी मतलब क्या है, नेट एसेट। आपको एस लिमिटेड का एसेट जितना मिल रहा है उससे ज्यादा आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ज्यादा पैसा देने का कारण गुडविल। और ये सिचुएशन, जितना एसेट आपको एस लिमिटेड से मिल रहा है उससे कम आपने क्या किया, उसको पैसा इन्वेस्टमेंट में डाला है, तो ये आपके लिए प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व। ओके, तो ये था नंबर 2, cost of investment in S Limited shall be eliminated from the proportion of equity held in S Limited by H Limited। तो यहां पर दो सिचुएशन आ सकता है, A सिचुएशन B। ओके, तो ये दो सिचुएशन आराम से हो सकता है। बस, तो नंबर 1 में हम लोगों ने सीखा लाइन बाय लाइन एडिशन, नंबर 2 में हम लोगों ने सीखा लाइन बाय लाइन एडिशन में आपने सब एसेट को लिया एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट, सब लायबिलिटी को लिया एक्सेप्ट इक्विटी, जो वैसे ही आपका लायबिलिटी नहीं होता है। तो सबके लिए लाइन बाय लाइन एडिशन। नंबर 2 पॉइंट में बोल रहा है जो इन्वेस्टमेंट और इक्विटी जिसका लाइन बाय लाइन एडिशन नहीं हुआ है, वो क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। फाइन, तो इन्वेस्टमेंट छोड़ के और इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड छोड़ के बाकी जो है वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। नंबर 2 का मैं इलस्ट्रेशन में आपके सामने रखूंगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इतना तक कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद रब करते हैं। चलिए, illustration। S Limited equity share capital 80 lakhs, reserve 20 lakhs। तो मैं बोल सकता हूं एस लिमिटेड का इक्विटी
100 lakhs, तो मैं इसको बोल सकता हूं नेट एसेट। वाई? इक्विटी मतलब क्या है? इक्विटी इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, तो इसको नेट एसेट ही बोला जाता है। यस। एच लिमिटेड हैविंग इन्वेस्टमेंट in S Limited for 60% shares. shares at a cost of number 1 rupees 60 lakhs, number 2 rupees 75 lakhs, number 3 rupees 52 lakhs। तो 3 सिचुएशन में आपको दे दिया। एस लिमिटेड का इक्विटी बोल दिया है, दैट इज द इक्विटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस डेट में उसने खरीदा था कंपनी का शेयर, उसी डेट में ये सिचुएशन था। और 80-20 इक्विटी 100 लाख और एच लिमिटेड हैविंग इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड फॉर 60% शेयर, उसने इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 3 सिचुएशन में बोल दिया है। आपको डिटरमिन करना पड़ेगा, आपका फर्स्ट काम है एलिमिनेट करना पड़ेगा। डिटरमिन द गुडविल और कैपिटल रिजर्व। स्टेप 1 क्या होगा? इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड, मतलब नेट एसेट ऑफ एस लिमिटेड। कब, कौन सा डेट का नेट एसेट देखना चाहता है? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। जिस डेट में कंसोलिडेशन कर रहा है उस डेट में नहीं, जिस डेट में एक्वायर किया था उस डेट में कितना इक्विटी था वो निकालना पड़ेगा। क्लियर? आई रिपीट, जिस डेट में एक्वायर किया था इंपॉर्टेंट, उस डेट में उसका इक्विटी देखना पड़ेगा, नॉट जिस डेट में आप कंसोलिडेशन कर रहे हैं। हो सकता है आज से 5 साल पहले आपने कंसोलिडेशन किया है, ओके, सॉरी 5 साल पहले एक्वायर किया है, कंसोलिडेशन हो रहा है आज, हर साल हो रहा था। तो आज के जब देखेंगे तो देखेंगे जिस डेट में एक्विजिशन हुआ था उस डेट में कितना इक्विटी आज के डेट तक मौजूद है। हो सकता है ना, क्या बहुत कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उस टाइम 5 लाख रुपया प्रॉफिट था, वो क्या हुआ था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो थोड़े ही वो प्रॉफिट आज का डेट में अवेलेबल होगा। तो जितना अवेलेबल है वो मैं देखूंगा। इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन स्टिल अवेलेबल, ओके। इक्विटी देखिएगा हर जगह में लिखा है मैंने स्टिल अवेलेबल, बिकॉज डेट ऑफ एक्विजिशन में जो इक्विटी था वो आज जब कंसोलिडेशन प्रोसेस आप करने जा रहे हैं उस डेट में कितना है देखना। बिकॉज एक चीज याद रखिए, हर साल में गुडविल का वैल्यू चेंज हो सकता है। व्हाई? बिकॉज इक्विटी का वैल्यू चेंज होगा। सर इक्विटी का वैल्यू कैसे चेंज होगा? हो सकता है जिस टाइम एक्वायर किया था उस टाइम जो प्रॉफिट था वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, डिविडेंड दे दिया था, तो नेचुरली वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो इसलिए चेंज हो सकता है। इक्विटी कितना, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, इक्विटी शेयर कैपिटल 80 lakhs प्लस रिजर्व 120 lakhs। इक्विटी कितना, 100 lakhs। फाइन, तो स्टेप 1 खत्म। स्टेप 2, अच्छा elimination of investment and proportion of net worth, proportion of equity held
बाय एच लिमिटेड। तीन केस है तो तीन केस को अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। केस 1, केस 2, केस 3। इन्वेस्टमेंट, तीन केस है, 60 लाख, 75 lakhs, 52 lakhs। Less proportion of equity held by investment by H Limited। H Limited इतना इन्वेस्ट किया था और उसके बदले में कितना उसको नेट एसेट मिला था, प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी हेल्ड बाय H Limited। क्लियर? तो कितना इन्वेस्टमेंट किया था H Limited और उसके बदले में उसको कितना इक्विटी का शेयर मिला है S Limited में। सर 60% ऑफ 100 lakhs, 60 lakhs, 60 lakhs, 60 lakhs। नील 15 lakhs, 8 lakhs। इसको हम मान के चलेंगे गुडविल। वाई गुडविल? सर कॉमन सेंस लगाइए। आपने इन्वेस्टमेंट किया 75 lakhs और उसके बदले में जो एसेट आपको मिला था 60 लाख। सिंपल हिसाब, 70 लाख आपने इन्वेस्ट किया था, उसके बदले में एस लिमिटेड में जो एसेट आपको मिला था, एसेट मतलब एसेट में जो राइट आपको मिला था 60 लाख का, आपने ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब गुडविल। यहां पर 52 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसके बदले में एस लिमिटेड में आपको शेयर मिला कितना, उसका एसेट में शेयर 60 लाख, तो ज्यादा आपका मुनाफा हुआ, दैट इज कैपिटल रिजर्व। तो आई थिंक पॉइंट नंबर 2 कंसोलिडेशन का आपका क्लियर हो चुका है अच्छी तरीके से। डन। अब आते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया था लाइन बाय लाइन एडिशन। सेकेंड पॉइंट वर्ड हुआ था इन्वेस्टमेंट एंड जो नेट इक्विटी में जो एसेट आपने एक्वायर किया थ्रू इन्वेस्टमेंट, उसको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट कर देना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने का प्रोसेस से गुडविल भी आ सकता है, कैपिटल रिजर्व भी आपके पास आ सकता है। नाउ आपने देखा है 60% एस लिमिटेड का कौन होल्ड कर रहा है, एच लिमिटेड। तो बाकी 40%, मतलब ये 100 लाख नेट एसेट में 60% किसका राइट है, नेट 60% राइट एच लिमिटेड का था। मतलब जिस डेट में कंसोलिडेशन कर रहे हैं उस डेट में 60% एसेट का राइट किसका था, एच लिमिटेड का। तो बाकी 40% किसका है, उसी का नाम है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। Procedure for consolidated balance sheet. Minority interest. मतलब remaining interest rights
in the equity और नेट एसेट जो बोलते हो, रिमेनिंग इंटरेस्ट राइट्स इन द इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी लिमिटेड, सब्सिडियरी बाय आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स मतलब अदर देन फैमिली। फैमिली का नाम क्या है? होल्डिंग, पेरेंट्स। फैमिली का नाम पेरेंट्स है। तो पेरेंट्स छोड़ के माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब रिमेनिंग इंटरेस्ट, मतलब एस लिमिटेड का जो एसेट है, उस एसेट में नेट एसेट जो है उसमें रिमेनिंग राइट, बिकॉज 60% राइट तो एज का था, फॉर 60% राइट तो एज का था, तो बाकी कितना राइट है? बाकी राइट है 40%। तो एस लिमिटेड एसेट का 40% राइट किसको जाता है? आउटसाइडर को, मतलब जो ग्रुप में नहीं है। तो आउटसाइडर का जाने का मतलब ही हो जाता है माइनॉरिटी लोग। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन द सब्सिडियरी मतलब आउटसाइडर्स शुड बी आइडेंटिफाइड and disclosed separately in the consolidated balance sheet separate from equity and liabilities। मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट को आप अलग तरीके से दिखाएंगे, अदर देन दिखाना पड़ेगा बैलेंस शीट में 100% बिकॉज पार्ट ऑफ इक्विटी है जो बाहर लोग होल्ड करके रखे हैं, तो उसको सेपरेटली देना पड़ेगा अदर देन इक्विटी एंड लायबिलिटी। आपने क्या किया? इक्विटी के साथ ऐड करके दिखा दिया, नहीं चलेगा। अदर देन दैट आपको चीज करना पड़ेगा। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। इलस्ट्रेशन बोलता है इक्विटी of S Limited, equity share capital $100 lakhs plus a reserve 200 lakhs, equity 300 lakhs। एक चीज देखिए, ये इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड नॉट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। मतलब सर यस, वहां पर जो इक्विटी निकाला था ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, और यहां पर जो इक्विटी निकालने वाला हूं वो ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। सर एक एग्जांपल क्लियर कर देंगे। आपने एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट किया था 1 अप्रैल 2019, और कंसोलिडेशन का काम होता है 31 मार्च 2019, मतलब दो अलग डेट। तो यहां पर जो इक्विटी निकालेंगे ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन मतलब 31 मार्च 2020, वहां पर जो हम लोगों ने निकाला था, वहां पर मतलब गुडविल और कैपिटल रिजर्व करने के लिए जो प्रोपोर्शनेट इक्विटी देखते थे ना, वो हम लोग निकालेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब 1/4/2019। अगर दो अलग डेट है सर, दोनों ही अगर एक डेट में हो गया मतलब दोनों ही 31 मार्च 2020, नो प्रॉब्लम, दोनों ही इक्विटी सेम ही होगा। दो अलग अलग डेट, एकदम सिंपल। एच लिमिटेड होल्डिंग मान लेते हैं 80%, देयरफॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना 300 lakhs into 20% comes to
सॉरी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना, 20%, देयरफॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सिंपल तरीका, एक है सर 300 लाख इंटू 20% कर दीजिए, 60 लाख, और ऑल्टरनेटिव क्या है, कुछ नहीं है, आराम से होगा सर। शेयर कैपिटल में उसका होल्डिंग कितना है, 100 लाख इंटू 20% प्लस रिजर्व 200 लाख इंटू 20%। एनीवे तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब पहले हम लोगों ने सीखा लाइन बाय लाइन एडिशन, सेकंड हम लोगों ने सीखा क्या, दोनों को एलिमिनेट करना, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट किया है होल्डिंग कंपनी ने और होल्डिंग कंपनी ने जितना एसेट एक्वायर किया इन सब्सिडियरी में, दोनों के भीतर एलिमिनेट कर देना पड़ेगा। एलिमिनेट करने का मतलब क्या हुआ, गुडविल भी आ सकता है, कैपिटल रिजर्व भी आ सकता है। थर्ड हम लोगों ने कहा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या होगा, अगर हम लोग जो आउटसाइडर है वो लोगों का क्लेम सेपरेटली दिखाना पड़ेगा, तो वो लोगों का क्लेम सेपरेटली इक्विटी में दिखाएंगे, इक्विटी और लायबिलिटी में छोड़ के अलग से दिखाएंगे। उसका एक छोटा सा कैलकुलेशन मैंने दिखाया है, जब ओरिजिनली प्रॉब्लम करेंगे तब हम अच्छी तरह से देखेंगे। फोर्थ, intergroup balances should be eliminated. Unrealized profit or loss from intergroup transaction shall be eliminated. Shall be नहीं, should be. चार नंबर के मतलब, अगर मेरा ही डेटर्स है, ए के घर में भी डेटर्स, एच के घर में भी डेटर्स है, एस के घर में भी डेटर्स है, नो प्रॉब्लम। डेटर्स में 10,000, एच का डेटर्स में किसका नाम है, एस लिमिटेड, और एस का क्रेडिटर्स में किसका नाम है, एच का नाम। तो जो इंटरग्रुप ट्रांजैक्शन है डेटर्स क्रेडिटर्स है, म्यूचुअल सेट ऑफ, एक जैसे ग्रुप बन जाता है, सेम ही पार्टी मेरा डेटर्स, सेम ही पार्टी मेरा क्रेडिटर्स, तो मैं क्या करूंगा, इंटरग्रुप ट्रांजैक्शन हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। मैंने एक एग्जांपल इलस्ट्रेशन में आप रखा है, आप लोग थोड़ा देख सकते हैं, बिकॉज इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं इसके ऊपर काम करूंगा, आराम से करूंगा। तो ठीक है, इतना तक आई थिंक आप लोगों का होल्डिंग का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको फॉलो ऑन कीजिए, अच्छी तरह से देखिए। उसके बाद मैं सेकेंड वीडियो दूंगा जहां पर मैं कंसोलिडेशन प्रोसीड्यूर आपके सामने रखूंगा, उसके बाद ही हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप में। तो ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक प्रॉब्लम आपके सामने रखूंगा करने के लिए, ठीक है। तो चलिए, इतना पॉइंट्स आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। डन, हर चीज बार बार रिपीट होगा, नो इशू। नंबर 4, जब सिचुएशन आएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंटरग्रुप बैलेंसेस, हम लोग दिखाएंगे कैसे एलिमिनेट हुआ जाता है। मैंने एक इलस्ट्रेशन रखा भी है, आप देख सकते हैं।